Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy Class 11, we will do the बेसिक अकाउंटिंग रूल्स। तो अकाउंटिंग करने के लिए जो है हमने जो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं कि किन रूल्स को हम अपनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं जिनका पालन करते हुए हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं। कि जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है उसको मानते हुए हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं। तो ऐसे ही जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो आपको कोई तरीका तो पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे लिखें। तो नॉर्मली तो अगर हम जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो वो तो सिंपल लैंग्वेज में लिखेगा, चाहे वो हिंदी में लिखे, चाहे वो इंग्लिश में लिखे या किसी और भाषा में लिखे, वो सिंपल एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख देगा कि इतना सामान हमने उससे लिया या इतना सामान हमने उसको बेचा। तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन अकाउंटिंग की जो होती है ना, अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक भाषा होती है और शॉर्ट और एब्रीवेटेड फॉर्म इसमें हम यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज होती है एक तरीके से, और उसको वही समझ सकता है जिसको अकाउंटिंग आती है। तो उसको भी रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, उसके रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो अकाउंटिंग के रूल्स जो है आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग रूल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। तो अमेरिकन रूल्स होते हैं जिनको हम मॉडर्न रूल्स भी कहते हैं, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो आजकल इस्तेमाल होते हैं। और जो पुराने तरीके हैं दैट इज ट्रेडिशनल रूल्स, ये है इंग्लिश रूल्स। तो जो इंग्लिश रूल्स हैं वो ट्रेडिशनल रूल्स कहलाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है ये अकाउंटिंग का। तो दो तरीके की अकाउंटिंग है और हम दोनों को ही आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मॉडर्न जो रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रूल्स ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो जो अमेरिकन रूल्स है या मॉडर्न रूल्स है अकाउंटिंग के, उसके हिसाब से सारी भी जो भी अकाउंट्स बनते हैं वो सभी या जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम 5 तरह की मेन जो कैटेगरीज है उसमें डिवाइड करते हैं। तो 5 क्लासेस या कैटेगरीज जो है हम बनाते हैं। तो जितनी मर्जी जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो आप मशीन खरीदें, प्लांट खरीदें, चाहे आप किसी को कैश दें, किसी को सैलरी दें, चाहे आप उधार में खरीदें, चाहे आप कैश में खरीदें, कुछ भी आप काम करते हैं, उनको इन 5 टाइप के जो अकाउंट्स हैं इनमें से किसी अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना है, उसकी नेचर पर। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि कितने तरह के 5 अकाउंट्स होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले एसेट्स अकाउंट है। एसेट्स कहते हैं प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, जिससे इस हेल्प से जो है बिजनेस किया जाता है। तो एसेट्स जो होती हैं, आपने पढ़ा था पहले भी जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी कि एसेट्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं बिजनेस की, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड। ये करंट भी हो सकते हैं, करंट एसेट्स, या फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, टेंजिबल हो सकती हैं, इनटेंजिबल हो सकती हैं, वेस्टिंग एसेट्स हो सकते हैं। तो जिस तरह से भी हम इसको कैटेगराइज करना चाहें कर सकते हैं। तो सभी प्रकार की एसेट्स जो होती है वो एसेट अकाउंट एक तरीके से होता है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट इज लायबिलिटी अकाउंट। तो जो देनदारियां होती हैं हमारी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, किसी भी तरह की जो लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटी होता है देनदारी, जो हमें किसी का पैसा यदि देना है, जैसे मान लीजिए आपने उधार में कोई सामान खरीदा है तो बदले में आपको उसको पेमेंट करनी है, तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। तो लायबिलिटीज यानी कि देनदारियां। तो लायबिलिटीज अकाउंट होते हैं, या वो कैपिटल अकाउंट हो सकता है। तो कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन। तो जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और चीज़ की फॉर्म में, तो टोटल लमसम जो अमाउंट होता है उसे हम, क्योंकि हम चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीन हो, कोई भी सामान या पैसा हमने बिजनेस में लगाया, उसको हम जो है क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखते हैं, कितने पैसे के रूप में, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो कितने पैसा जो है कुल मिलाकर के बिजनेस में लगा हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट है। उसके बाद होते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट या लॉसेस अकाउंट। तो एक्सपेंस अकाउंट, जितने भी खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस अकाउंट कहलाते हैं, और जितने इनकम्स होती हैं या गेन्स होते हैं, हमारे को फायदा होता है, ये हमारे इनकम अकाउंट्स होते हैं। तो 5 तरह के मेन जो है कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन रूल्स। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। एसेट अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस या लॉस अकाउंट, इनकम्स या गेन्स अकाउंट। तो 5 तरह के मेन जो है हमारी कैटेगरीज है। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जब होती है, इन 5 में से ही किसी में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये पहले हम देखेंगे कि उसका नेचर क्या है, कहाँ पर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और उसके हिसाब से हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी हमने जाना कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं अमेरिकन रूल के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल डिस्कस द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन रूल। तो अमेरिकन रूल के हिसाब से, मान लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया किसी चीज़ को हमने एसेट अकाउंट में लिखना है, या लायबिलिटी अकाउंट में लिखना है, या इनकम अकाउंट में लिखना है, या एक्सपेंस अकाउंट में लिखना है, या कैपिटल अकाउंट में लिखना है। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि उसके किस साइड में लिखना है। तो बेसिकली जो है, जो टी शेप में ये अकाउंट्स होते हैं, जिसको हम लेजर कहते हैं। लेजर मतलब खाता,
तो बही खाता, तो ये जो टी शेप होती है लेफ्ट साइड होती है और राइट साइड होती है। तो लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेटर साइड और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिटर साइड। तो इसको जब हम एब्रीवेशन यूज करते हैं डेबिट साइड की DR डॉट से हम इसको सिंबलाइज करते हैं, और इसी तरह से क्रेडिट साइड में CR डॉट करके इसको एब्रीवेशन को यूज करते हैं क्रेडिट के लिए। तो डेबिट और क्रेडिट इसको बोलते हैं डेबिट साइड, इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो ये टी शेप जो है ये इसकी लेजर की फॉर्म होती है। तो अब आपने मान लीजिए कोई मशीन आपने खरीदी कैश में, तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि मशीनरी हमने अकाउंट में इस साइड लिखनी है या इस साइड लिखनी है। तो उसके लिए रूल्स क्या हैं, तो हर अकाउंट के जो है रूल होते हैं कि आपको लेफ्ट साइड लिखना है यानी डेटर साइड लिखना है या क्रेडिटर साइड एंट्री करनी है। तो उसके लिए रूल्स क्या हैं, जो सबसे पहले एसेट अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एसेट अकाउंट जो होता है इंक्रीज इन एसेट, इसको हम डेबिट करेंगे यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे एसेट अकाउंट के। जैसे मान लीजिए मशीनरी अकाउंट है तो एसेट इंक्रीज कैसे होगी, एसेट इंक्रीज होगी जब हम उसे खरीदेंगे या उसकी वैल्यू में इंक्रीज होगा या हमें प्रॉफिट होगा उस पर, तो उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। इसी तरीके से अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो कम कैसे होगी, मान लीजिए हमने एसेट की सेल पे लॉस हो गया या हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन होता है उसकी घिसावट, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है या उसकी कीमत में गिरावट आ जाती है। तो डेप्रिसिएशन लगने से, लॉस होने से या उसको बेच देने से वो उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कम हो जाती है, यानी कि वो जो बची हुई वैल्यू है वो बिजनेस जो मशीनरी या एसेट है हमारे पास से चली जाती है। तो इससे उसकी कीमत या उसकी जो वैल्यू है, बची जो टोटल एसेट है हमारे पास, वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से यदि एसेट की कीमत में इंक्रीज होता है या एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होता है, उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। और एसेट की जो वैल्यू है उसमें डिक्रीज होता है किसी भी कारण से हो, चाहे वो सेल करने पर लॉस हुआ हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ हो या किसी और कारण से हुआ हो, उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रूल है हमारा एसेट के लिए। तो हम किस साइड रिकॉर्ड करें, इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम जो है लेजर में रिकॉर्डिंग करते हैं, डेबिट साइड करनी है या क्रेडिट साइड करनी। तो मान लीजिए आप मशीन खरीदेंगे तो हम उसे डेबिट साइड लिखेंगे, मशीन आप बेचेंगे तो आप उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। उसके बाद सेकंड हमारा अकाउंट है दैट इज लायबिलिटी अकाउंट। तो लायबिलिटी अकाउंट, मान लीजिए आपने कोई लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग करनी है उसमें लेजर में, तो ये भी टी शेप है। सभी लेजर एक ही शेप के होते हैं, एक ही टाइप से बनते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और इसमें जो है लायबिलिटी जो होती है वो एसेट की अपोजिट होती है। तो यानी कि जब हम एसेट में डेबिट साइड इंक्रीज इन एसेट लिख रहे हैं, तो लायबिलिटी में हम क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन लायबिलिटी लिखते हैं। तो जब भी कोई लायबिलिटी बढ़ती है, मान लीजिए आपने उधार में कोई सामान खरीदा, आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, तो आप उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज इन लायबिलिटी यदि होता है, उसे हम डेबिट साइड लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, इससे क्रेडिटर्स जो है घट गए, कम हो गए, तो इससे जो है हम इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। तो डेबिट साइड में हम लायबिलिटी को डिक्रीज होने पर लिखते हैं और लायबिलिटी के इंक्रीज होने पर उसे हम क्रेडिट साइड जो है रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी अकाउंट में। तो ये रूल है हमारा लायबिलिटी अकाउंट में रिकॉर्डिंग करने का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टाइप का अकाउंट है दैट इज इनकम अकाउंट। तो इनकम अकाउंट के लिए हमारा जो अमेरिकन रूल है वो क्या है, डेबिट क्रेडिट का। अगर इनकम में इंक्रीज होता है, बढ़ती है इनकम, तो उसे हम इंक्रीज इन इनकम को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं लेजर में। इस साइड लिखेंगे इनकम आएगी हमारे पास, जैसे कमीशन रिसीव्ड है, आपने कमीशन मिली तो यहाँ पर आप इसे लिख रहे हैं। उसके बाद अगर इनकम जो है डिक्रीज होती है, कम होती है, तो डिक्रीज इन इनकम को हम डेबिट साइड जो है लेफ्ट साइड यानी कि इनकम अकाउंट के रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम कोई भी हो सकती है, जो आपको पैसा मिल रहा है, चाहे वो रेंट रिसीव्ड है, चाहे कमीशन रिसीव्ड है, किसी भी तरह की इनकम जो है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, वो हम देखेंगे किस तरीके से हमने इंक्रीज हो रहा है। तो मोस्टली जो इनकम अकाउंट होते हैं उसका बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी उसको क्रेडिट साइड ही लिखा जाता है। और एक्सपेंस अकाउंट जो है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट है, उसकी जो अकाउंटिंग रूल है रिकॉर्डिंग का वो क्या होता है, डेटर साइड और क्रेडिटर साइड में। तो अगर एक्सपेंस में इंक्रीज होता है, खर्चा हमारा बढ़ता है, तो उसे हम इंक्रीज इन एक्सपेंस को डेबिट साइड लिखते हैं लेजर में। और अगर वो डिक्रीज होता है, कम होता है, तो डिक्रीज इन एक्सपेंस जो होता है उसको हम लेजर में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये रूल है हमारा एक्सपेंस। तो हम नॉर्मली जो है एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस मानते हैं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के लिए क्या रूल है, तो पांचवा अकाउंट हमारा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको हम इंक्रीज इन कैपिटल को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे लेजर में। और कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और कैपिटल इंक्रीज कैसे होगी, मान लीजिए
बिजनेसमैन ने एक्स्ट्रा और एडिशनल कैपिटल लगाई है, या उसको इंटरेस्ट दिया हमने कैपिटल पे, या हमने उसको सैलरी दी, या उसको हमने कमीशन दी उसको, या प्रॉफिट मिला उसको, तो ये सारी चीज़ों से कैपिटल बढ़ जाती है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखा होगा कि जब कैपिटल होती है उसमें हम इन चीज़ों को ऐड करते हैं, प्रॉफिट्स को, गेन्स को, इंटरेस्ट को, किसी भी तरह की इनकम्स को, ये इसमें ऐड हो जाती है। और कैपिटल डिक्रीज कैसे होती है, जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन ने ड्राइंग्स करी, पैसा निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, तो इससे इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। जब पार्टनर को कोई लॉस हुआ, सॉरी जो बिजनेसमैन है उसको लॉस हुआ, तो उसको कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी कारण से कैपिटल डिक्रीज होती है उसको हम यहाँ लिखते हैं, अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 5 अकाउंट्स के जो हमने अमेरिकन रूल के हिसाब से जो 5 अकाउंट हैं उनको डेबिट या क्रेडिट करने के अलग अलग रूल्स हैं। तो इसको हम एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। एसेट अकाउंट में अगर इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट साइड, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। लायबिलिटी अकाउंट में अगर डिक्रीज होती है लायबिलिटी तो डेबिट साइड आएगी, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड, यानी कि एसेट का जस्ट अपोजिट होता है लायबिलिटी में। उसके बाद इनकम अकाउंट में क्या होता है, डिक्रीज इन इनकम डेबिट साइड, इंक्रीज इन इनकम को क्रेडिट साइड लिखा जाता है। और एक्सपेंस में इनकम का उल्टा होता है, यानी कि इसमें जो है इंक्रीज इन एक्सपेंस को डेबिट साइड लिखा जाता है और डिक्रीज को क्रेडिट साइड लिखा जाता है। और कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज इन कैपिटल को डेबिट साइड और इंक्रीज इन कैपिटल को क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो ये 5 रूल्स हैं। अगर आपको याद करना है इसको, क्योंकि हो सकता है आपको मिक्सअप हो जाए कि कौन से अकाउंट का क्या रूल है, ये हमें कई बार नहीं याद रहता, तो इसका एक सिंपल सा रूल ये है कि एसेट्स और एक्सपेंस इन दोनों का सेम रूल है, यानी कि अगर एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट साइड लिखा जाता है और डिक्रीज होते हैं तो इनको क्रेडिट साइड लिखा जाता है। और लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल इन तीनों के लिए सेम रूल है, यानी कि अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है या इनकम डिक्रीज होती है, कैपिटल डिक्रीज होती है, इनको डेबिट साइड लिखते हैं। और लायबिलिटी इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है या कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल के लिए सेम रूल है और एसेट और एक्सपेंस के लिए सेम रूल है। तो ये है हमारे अमेरिकन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो लेजर में हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट, ये हमें कैसे पता चलेगा, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं किस साइड हमें लिखना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इंग्लिश या ट्रेडिशनल रूल्स। तो जो सेकेंड हमारा मेथड है वो है इंग्लिश या ट्रेडिशनल रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। तो जो प्राचीन तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल वो क्या है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेन देन होते हैं, उनको हम 3, यानी कि अमेरिकन रूल के हिसाब से 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एसेट अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और ट्रेडिशनल रूल यानी इंग्लिश रूल के हिसाब से सिर्फ 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, और वो हैं रियल अकाउंट जिसमें सारी एसेट्स आ जाती हैं, नॉमिनल अकाउंट जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस दोनों आते हैं, और उसके अलावा पर्सनल अकाउंट जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गई, तो ये पर्सनल अकाउंट्स आपके आ जाते हैं जिसमें कि किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो आगे फिर 3 तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट जो है नेचुरल पर्सन हो सकता है, नेचुरल पर्सन जो जीवित व्यक्ति है जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये नेचुरल पर्सन है, लिविंग पर्सन्स हैं, तो ये नेचुरल पर्सन का अकाउंट हो सकता है, वो हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स आर क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे कंपनी है तो कंपनी को कानून का दर्जा, कानूनन जो है एक आदमी का कृत्रिम व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है, आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, तो ये एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं। दीज आर क्रिएटेड बाय लॉज, कानून के द्वारा इनका निर्माण होता है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे हम किसी, इसको एक पर्सन का दर्जा प्राप्त है, जैसे हम किसी व्यक्ति से लेन देन करते हैं ऐसे ही हम इनसे लेन देन करते हैं। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, 3rd टाइप का अकाउंट हो सकता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट है, तो पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप को जो है ये रिप्रेजेंट करता है और वो एज अ पर्सन उसको हम ट्रीट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है पर्सनल अकाउंट उसमें माना जाता है। तो इस तरह से 3 तरह के पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं। तो तीनों के लिए रूल तो सेम ही है, लेकिन तीनों को हम पर्सन का दर्जा देते हैं, चाहे नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो। तो इंग्लिश रूल के अकॉर्डिंग 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं, और सभी ट्रांजेक्शन जो भी लेन देन होते हैं 3 तरह के अकाउंट्स में ही उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। तो अब आप जानते हैं कि इनको रिकॉर्डिंग करने का इनमें क्या रूल है। ओके, तो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है ये बड़े ही कॉमन रूल्स हैं, बहुत ही मेन रूल्स हैं। आप चाहे
11th से आप स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप 12th में जाएं या कहीं भी आगे तक आप अकाउंटिंग वर्क पढ़ते हैं, टोटल अकाउंटिंग जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन दीज रूल्स। तो जिनको ये रूल्स अगर समझ में आ गए तो उनको अकाउंट्स आ गई। अगर आपको ये रूल नहीं आते हैं, आप कितने मर्जी आप कितनी आप ट्रांजैक्शंस रट सकते हैं, कितनी चीज़ें आप याद कर सकते हैं दिमाग में, वो बिल्कुल संभव नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि आप इन रूल्स को समझिए, इनको याद कीजिए और इनको जितना आप यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको जो है इसकी जो है बिल्कुल आपके टिप्स पे रूल्स हो जाएंगे और आपको अकाउंटिंग में जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आए, क्योंकि ये बेस है। और जो चीज़ें हम 11th में सीखते हैं वो आपको आगे कहीं भी किसी भी बड़ी क्लासेस में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि ये बिल्कुल ABCD है एक तरीके से अकाउंटिंग का। तो जैसे आप ABC नहीं सीखेंगे तब तक आप उसके जो है वर्ड्स नहीं बना पाएंगे, वर्ड्स नहीं बनेंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होगी, ना ही पैराग्राफ राइटिंग आप कर सकते हैं। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे है। अगर आपको ये अकाउंटिंग रूल्स आ गए तो आपको अकाउंट्स आ गई। अगर आपको अकाउंटिंग रूल नहीं आए तो आप अकाउंट्स की कितनी भी चीज़ें आप याद कर लीजिए, वो संभव नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में होता है, बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, हम कितनी इक्वेशंस को रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। 10, 15, 20, 50 ये हर एक की अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको कैसे इक्वेशन बनती है वो सिखा दिया जाए तो आपको पूरी केमिस्ट्री आ गई। इसी तरीके से जो आप यहाँ पर रूल सीख लेते हैं, किस तरह से उनको याद रखना है और फिर उनको अप्लाई कैसे करना है, आपको बनानी आ गई है, जर्नल एंट्रीज आ गई, आपको लेजर में एंट्री करनी आ गई, तो आपको अकाउंट्स का मैक्सिमम काम आ गया। तो ये सबसे बेस है, इम्पॉर्टेंट है, जिस पर पूरी अकाउंटिंग खड़ी है। पूरी अकाउंटिंग बनी ही इन रूल्स के हिसाब से है, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, किसी भी लेवल की हो। यहाँ तक कि CA लेवल के जो एग्जाम्स हैं, कोर्सेज हैं, उनमें भी एंट्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि ये बेस ही है, आधार है, जिसके बिना आप अकाउंटिंग वर्क कर ही नहीं सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कौन से रूल्स हैं, चाहे वो अमेरिकन रूल है चाहे इंग्लिश। मैं सिर्फ इन इंग्लिश रूल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अमेरिकन रूल्स की भी बात कर रही हूँ। तो ये दोनों ही रूल्स जो है बेस है हमारे अकाउंटिंग का, जिन नियमों का पालन करते हुए हम अकाउंटिंग वर्क को करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं। तो 3 गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू इंग्लिश रूल इज रूल फॉर रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट जो होते हैं जिसमें हमारी एसेट्स आती हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल है रियल अकाउंट के लिए। यानी कि जो कोई चीज़ हमारे बिजनेस में आती है उसे हम डेबिट करेंगे, अगर जाती है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो मैंने अमेरिकन रूल में भी देखा था कि जब एसेट्स को खरीदा जाता है उसे डेबिट साइड लिखते हैं, यानी इंक्रीज इन एसेट को डेबिट करते हैं, डिक्रीज इन एसेट को क्रेडिट करते हैं। यानी कि चाहे रूल आप अमेरिकन के हिसाब से लगाएं चाहे आप इंग्लिश रूल के हिसाब से लगाएं, आपका जो रिजल्ट है आपको सेम ही मिलेगा। तो डेबिट, अगर कोई चीज़ को हम खरीदते हैं हम उसे डेबिट करते हैं, और अगर कोई रियल अकाउंट को जो है हम जैसे किसी चीज़ को बेचते हैं या बिजनेस से वो बाहर जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये रूल आपने लगाना है रियल अकाउंट के लिए, यानी कि एसेट्स के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। देन रूल नंबर 2, रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट, जो नाम मात्र के खाते होते हैं। तो ये इसको रियल अकाउंट को वास्तविक खाता कहा जाता है हिंदी में, और नॉमिनल अकाउंट को जो है नाम मात्र खाता कहा जाता है। और इसके लिए रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो जो भी खर्चे होते हैं, जो इनकम्स होती हैं हमारी, उन सबको हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। और इसके लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो भी एक्सपेंस या लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो इनकम या गेन होता है हमारा उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो आपने देखा होगा एक्सपेंस काउंट में जब हमने अमेरिकन रूल से किया था तो डेबिट साइड हम इंक्रीज को लिख रहे थे, तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो इनकम के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से चाहे आप अमेरिकन रूल लगा रहे हैं चाहे आप इंग्लिश रूल लगा रहे हैं, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है, सेम रिजल्ट से आप एंट्रीज कर सकते हैं। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। देन रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, जो व्यक्तिगत खाते होते हैं, इसको पर्सनल अकाउंट को हिंदी में व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। तो पर्सनल अकाउंट के रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो लेने वाला है, जिसको मिलेगी चीज़ उसको डेबिट करते हैं, एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो राम ने मान लीजिए शाम को कुछ दिया तो राम को डेबिट करेंगे, राम ने शाम को कुछ दिया है तो शाम को डेबिट करेंगे, उसको मिला है, और राम ने दिया है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से ये पर्सनल अकाउंट के रूल्स हैं। तो एक बार फिर से हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं रूल्स को ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। रूल फॉर रियल अकाउंट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट में कोई चीज़ आएगी बिजनेस में उसको हम डेबिट करेंगे, एसेट आएगी बिजनेस में, एसेट बिजनेस से बाहर जाएगी, जैसे हमने उसकी सेल की
या उसमें डिक्रीज हुआ वैल्यू में तो क्रेडिट करना है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट जिसमें एक्सपेंस और इनकम आते हैं, उसके लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं उसको डेबिट करो, जितने भी इनकम्स या गेन्स हैं उनको क्रेडिट करो। एंड रूल फॉर द पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर को डेबिट करना है, जिसको मिल रही है चीज़ उसको डेबिट होगा, और जिसको जो दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये 3 रूल्स गोल्डन अकाउंटिंग के माने जाते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इनको रूल्स को हमें याद रखना है और ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। एक जरा से लर्न करने के बाद आप आराम से जो है इसको हम अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। किस तरह से हम इन रूल्स की हेल्प से एंट्रीज करते हैं लेजर्स में, आइए सीखते हैं। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द रूल्स। अमेरिकन रूल हो चाहे इंग्लिश रूल हो, उसके हिसाब से जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। तो मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन हुई कि मनोज ने अपना बिजनेस शुरू किया 10 लाख रुपए लेकर के कैश से। तो यहाँ पर हमने 2 अकाउंट पहचानने हैं। तो मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया है वो है कैपिटल हमारी, और कैश लाया है वो तो कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट 2 हमारे अकाउंट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हमें 2, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो होती है उसको हम 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं। तो एक अकाउंट में कहीं कोई चीज़ डेबिट होगी तो दूसरे अकाउंट में कहीं वो चीज़ क्रेडिट होगी। तो कभी भी सेम साइड में, यानी कि दोनों चीज़ें डेबिट हो जाएं या दोनों चीज़ें क्रेडिट हो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो दोनों अकाउंट्स एक साथ डेबिट नहीं होंगे, एक साथ कभी क्रेडिट नहीं होंगे। एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। और जो रूल हम हमारा अप्लाई करेंगे वो हम ऐसे करेंगे। देखिए, कैश अकाउंट, कैश इज एसेट, तो ये एसेट अकाउंट है। तो बिजनेस जब शुरू हो रहा है तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट का रूल है हमारा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रूल। तो 2 कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर लिया 10 लाख रुपीज़। अगर हम यहाँ पर इंग्लिश रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन अगर हम लगाते हैं, एसेट में आ रहा है, एसेट बिजनेस में आ रहा है, कैश इज एसेट, तो 2 कैपिटल अकाउंट कहाँ से आ रहा है पैसा, ये कैपिटल के रूप में आ रहा है। तो 2 और बाय शब्द का प्रयोग करते हैं हम जब हम लेजर बनाते हैं। तो डेबिट साइड में 2 लगता है और क्रेडिट साइड में बाय शब्द लगता है। तो 2 कैपिटल अकाउंट ₹10 लाख, यहाँ पर हमारे पास कैपिटल आई है, कैश आया है कैपिटल के फॉर्म में, और यहाँ पर हमने डेबिट साइड एंट्री की है। तो कैपिटल अकाउंट जो है इसमें हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और जो रूल है हमारा अकॉर्डिंग टू जो हमारा अमेरिकन रूल था, इंक्रीज इन कैपिटल। तो बिजनेस में कैपिटल आई है, पूंजी आई है, नया और पैसा लगाया है बिजनेसमैन ने। तो बाय कैश अकाउंट यहाँ पर जो है 10 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे एंट्री करते हुए, पैसा कहाँ से आया, कैश से आया। तो कैश अकाउंट में कभी कैश का नाम नहीं आएगा, कैपिटल में कैपिटल का नहीं आएगा, यानी कि जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं उससे दूसरे वाला नाम जो है हम इसमें लिखते हैं। तो इस साइड हमने डेबिट में एंट्री की, इस साइड हमने क्रेडिट में किया। तो अगर हम जो है इंग्लिश रूल के पर्सनल अकाउंट क्योंकि कैपिटल होता है, तो इसमें जो है हमारे पास कैश यहाँ पर आ गया है 10 लाख रुपए का, ये एंट्री हो गई। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, बॉट फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो दूसरा क्या किया ट्रांजैक्शन, क्या है बिजनेस में जो है ये 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं मनोज ने। अब उसने क्या किया है, 1 लाख का फर्नीचर खरीदा है और पेमेंट उसने चेक से की है। तो एक अकाउंट हमने आइडेंटिफाई किया फर्नीचर अकाउंट, दूसरा अकाउंट है हमारा चेक से पेमेंट किए। तो ऑब्वियसली चेक इज ए बैंक इंस्ट्रूमेंट, तो बैंक अकाउंट हम इसमें बनाएंगे। तो फर्नीचर अकाउंट जो है ये हमारा एसेट अकाउंट है। तो पहले हमें देखना है कि इसमें कौन से 2 अकाउंट हैं, फिर हमें देखना है कि वो एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, इनकम अकाउंट है या एक्सपेंस अकाउंट है। उसके हिसाब से फिर हम इस पर रूल लगाएंगे। तो फर्नीचर अकाउंट इज एसेट अकाउंट और बैंक अकाउंट जो है इट इज़ ऑल्सो एसेट अकाउंट। अगर हम इसको इंग्लिश रूल के हिसाब से देखें तो ये है रियल अकाउंट और ये भी रियल अकाउंट है। तो पहले अगर हम इसे जो है अमेरिकन रूल के हिसाब से देखें तो फर्नीचर अकाउंट इंक्रीज इन एसेट जो होता है उसे हम डेबिट करते हैं। तो जो फर्नीचर आया है 1 लाख का हमने फर्नीचर खरीदा है, टू बैंक अकाउंट, ये हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए की एंट्री की है। और बैंक अकाउंट से जो है ये कैश जो बैंक से पैसा गया है बाहर, ये रियल अकाउंट है। डिक्रीज इन एसेट ये आपका एसेट अकाउंट है, तो एसेट में डिक्रीज हुआ है तो इसको हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारा पैसा कम हो गया, फर्नीचर खरीद लिया उससे हमने, तो 1 लाख रुपया कम हो गया है, इसको हमने क्रेडिट साइड लिखा है। अगर हम इस पे इंग्लिश रूल अप्लाई करते हैं तो ये दोनों ही रियल अकाउंट हैं और डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पर फर्नीचर आया है इसलिए इसको डेबिट साइड एंट्री की है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बैंक से कैश है इट इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट इसको हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखा है। तो इंग्लिश रूल देखें चाहे हम अमेरिकन रूल देखें, रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है, सेम तरीके से हमारी एंट्री हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कौन से रूल यूज़ कर रहे हैं इससे हमारी
अकाउंटिंग पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई भी रूल आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। देन सोहन परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ट्रेडर्स फॉर ₹60,000। तो सोहन ने जो है गुड्स खरीदे हैं रोहित से 60,000 रुपये के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये क्योंकि यहाँ पर नाम है तो ये क्या हुआ, क्रेडिटर हो गया हमारा, क्योंकि इसमें कैश वर्ड का यूज़ नहीं है तो हम मानेंगे कि इसने उधार में सामान खरीदा है। तो परचेज किया है गुड्स जिसका हम बिजनेस करते हैं, तो जो गुड्स जिसका हम बिजनेस करते हैं उसके लिए हम परचेजेस अकाउंट बनाते हैं। तो परचेजेस अकाउंट जो है ये आपका किस तरह का अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट है ये एज पर अकाउंटिंग जो आपका ट्रेडिशनल रूल है इंग्लिश रूल के हिसाब से। तो इंग्लिश रूल के हिसाब से जो एक्सपेंस होता है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस ये आपका 60,000 का यहाँ पे डेबिट साइड हो गया आपका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट ये हो गया। रोहित ट्रेडर्स जो है ये हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि ये हमारा जो है ये पर्सनल अकाउंट हो गया, तो इसने हमें सामान दिया है, हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिट द गिवर, यानी कि हमने यहाँ पर 60,000 की बाय परचेज अकाउंट एंट्री कर दिया। तो ये हमारा इंग्लिश रूल हो गया। अगर हम इस पर जो है अमेरिकन रूल लगाते हैं तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट हो गया। तो परचेजेस अकाउंट में इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो इस तरीके से, और जो ये हमारा क्रेडिटर है ये लायबिलिटी अकाउंट होता है। रोहित ट्रेडर्स ये हमारे लायबिलिटीज़ हैं, हमें इनको क्रेडिटर्स हैं, इनको पे करेंगे, तो लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो अमेरिकन रूल के हिसाब से देखें चाहे इंग्लिश के हिसाब से देखें, हमारे को सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई किया जा सकता है। ओके, तो आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड ₹10,000। तो कमीशन हमें मिली है, तो कमीशन हमें मिल रही है, दैट इज इनकम फॉर द बिजनेस। तो कमीशन रिसीव्ड जो है, अगर हम इस पर इंग्लिश रूल अप्लाई करते हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन करते हैं। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये इनकम है, गेन हमारे लिए, इसको हमने क्रेडिट में लिखा है। तो कमीशन और दूसरा होगा कैश, क्योंकि यहाँ पे चेक वगैरह कोई बैंक इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं है तो हम इसे कैश मानेंगे। तो कमीशन हमें मिली है, तो ये हमारी इनकम अकाउंट है। इनकम जो यानी कि हमारा नॉमिनल अकाउंट है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश रूल। तो इंग्लिश रूल के हिसाब से क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो इसको हमने यहाँ पे बाय कैश अकाउंट क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट साइड में एंट्री करी है। और कैश अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास कैश आया है, एसेट जो एसेट आई है, तो ये हमारा रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल हो गया। यहाँ पर हमने टू कमीशन अकाउंट 10,000 हमें कमीशन से प्राप्त हुए हैं। अगर हम इस पर ये अमेरिकन रूल लगाते हैं, मॉडर्न रूल लगाते हैं, तो उसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनकम अकाउंट। इनकम, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। और ये क्या है आपका अमेरिकन रूल के हिसाब से एसेट अकाउंट है। तो एसेट अकाउंट में इंक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे। कैश आया है कमीशन की फॉर्म में, तो हमने इसको यहाँ पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। तो अमेरिकन रूल, इंग्लिश रूल, दोनों से सेम रिजल्ट हमें मिलेंगे। देन पेड सैलरी ₹50,000 टू एम्प्लॉयज़। तो हमने जो है अपने जो बिजनेसमैन है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी है ₹50,000 की। तो सैलरी देना, सैलरी क्या है, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, खर्चा होता है हमारे लिए। और अमेरिकन रूल के हिसाब से ये एक्सपेंस काउंट हुआ और ये हमारा एसेट काउंट हो गया, कैश काउंट, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। तो एसेट जो एक्सपेंस काउंट है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रूल, उसका क्या होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस, उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो हमने डेबिट साइड एंट्री की है लेजर में टू कैश काउंट, 50,000 रुपये हमने यहाँ लिखे हैं। और ये हमारा क्या है, एसेट काउंट। तो डिक्रीज इन कैश, तो जब हम सैलरी देंगे तो हमारे बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा, तो इससे हमारा कैश कम हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है। तो बाय सैलरी अकाउंट की क्यों कम हो गया हमारा, क्योंकि हमने सैलरी पे कर दी। तो ये 50,000 यहाँ पर हो गया। अब अगर हम इसको अमेरिकन रूल के हिसाब से देखें, तब अमेरिकन रूल के हिसाब से, सॉरी ये इंग्लिश रूल के हिसाब से, अमेरिकन रूल तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये हमारा इनकम एक्सपेंस काउंट है और ये हमारा एसेट काउंट है। तो इनकम जो एक्सपेंस काउंट है उसको डेबिट करते हैं, उसमें इंक्रीज होता है तो, और इनकम जो कैश एसेट अकाउंट है हमारा, उसको हम अमेरिकन रूल के हिसाब से जब डिक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं। अब इंग्लिश रूल के हिसाब से सैलरी अकाउंट इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट और कैश अकाउंट इट इज़ रियल अकाउंट। ये एसेट है, रियल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अब ये एक्सपेंस है तो इसको हमने डेबिट किया है। और रियल अकाउंट जो है हमारा क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है,
इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, तो हम यहाँ पर इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये रूल हो गया हमारा इसके लिए, अमेरिकन और इंग्लिश दोनों का रिजल्ट सेम। देन सिक्स्थ हमारी जो ट्रांजैक्शन है दैट इज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बुक वैल्यू ऑफ जो मशीन है दैट इज ₹1,00,000। तो हमें मान लीजिए डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी कि इसमें घिसावट होती है, जो मशीनें फैक्ट्री में चलती रहती हैं, यूज़ होती रहती हैं, तो वो घिस जाती हैं, उनको रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो डेप्रिसिएशन से उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो हम किसी चीज़ को जितना यूज़ करते हैं उतनी उसकी कीमत कम होती चली जाती है। तो 10% पर एनम के हिसाब से पूरे साल का 10% हम डेप्रिसिएशन उस पर लगाना चाहते हैं। तो अगर हम इसको अमेरिकन रूल के हिसाब से देखें तो अमेरिकन रूल के हिसाब से ये क्या हो गया, एसेट काउंट हो गया। तो एसेट डेप्रिसिएशन लगाया हमने इस पर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000, तो इससे मशीन की कीमत घट गई है। तो वो 1,00,000 से घट के कितनी हो जाएगी, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा लिया, यानी कि हमने 10,000 की यूज़ कर ली, इतनी घिस गई हमारी मशीन, तो वो 90,000 की रह जाएगी। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। डेप्रिसिएशन जो है आपका, ये आपका लॉस है हमारी, जिससे मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसको हमने डेबिट साइड जिसकी रिकॉर्ड किया है टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर 10,000 का यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन हो गया। अगर हम इसमें जो है इंग्लिश रूल्स के हिसाब से देखें तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो रियल अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन लगा है इससे इसकी वैल्यू कम हुई है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। और डेप्रिसिएशन जो होता है इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये लॉस है, इसलिए हमने इसको जो है डेबिट साइड लिखा है। इसको हम एक्सपेंस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हमने किसी को पैसे बाहर नहीं दिए, बिजनेस से पैसा बाहर नहीं जाता जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये एक नॉन कैश हमारा जो है एक्सपेंस होता है, एक तरीके से इसको हम लॉस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारा डेबिट साइड लिखा। तो इस तरीके से जो है हम जो ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं बिजनेस में, बहुत सारी हज़ारों ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होते हैं, तो उसमें हम आप एक अकाउंटेंट के रूप में अगर हम अपने आप को देखते हैं कि हमें आपको जैसे कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, हम सैलरी दे रहे हैं, कमीशन मिल रही है, या बिजनेस शुरू कर रहा है, या वो मशीन खरीद रहा है, या वो उसको बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको एज एन अकाउंटेंट आपको उसे कैसे लिखना है। देखिए हमारी अपनी लैंग्वेज और कितने सिस्टमेटिकली हमने इनको बनाया है, लिखा है, और इसको आसानी से समझा जा सकता है कि डेबिट साइड लिखने का मतलब ये होता है, क्रेडिट साइड लिखने का मतलब ये होता है। तो ये हम तभी लिख सकते हैं जब हमें अकाउंटिंग के रूल्स आते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो चाहे वो इंग्लिश रूल्स हों। तो कितना आसान है, अगर एक बार हमें ये रूल समझ में आ जाएं तो हमें अकाउंटिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम जो है इस ट्रांजैक्शन को जो हम ये लेजर बना रहे हैं इसमें हम इसको डेबिट करें या किस साइड लिखना है, कैसे लिखना है, किस अकाउंट में लिखना है। ये प्रॉब्लम्स हमें कभी भी नहीं आ सकती हैं। और जिनको ये चीज़ें आ गई तो उनके लिए आगे तो फिर अकाउंटिंग में जो प्रोसेस है वो इजी ही है, सिर्फ प्रॉब्लम्स हमको यहाँ पे आती हैं। और जर्नल एंट्रीज जो इसके बाद हम सीखेंगे वो भी इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है। चाहे हम लेजर बनाएं, चाहे हम जर्नल्स बनाएं, कुछ भी बनाते हैं हम, ये सारे रूल्स हमारे हमेशा ही अकाउंटिंग में अप्लाई होते हैं और हर लेवल पे होते हैं। चाहे आप 11th में कर रहे हैं, चाहे आप 12th में कर रहे हैं, चाहे आप BCom में सीखें, चाहे आप MCom में सीखें, चाहे आप CA करें, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करें, या आप कोई एक्चुअल में हम कहीं भी काम करेंगे, ये सारे रूल हमें हमेशा हेल्प करेंगे। इन्हीं की हेल्प से ये सारी अकाउंटिंग तैयार हुई है। तो आशा है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा आज का ये लेक्चर था, और इसकी आप जितनी भी आप इसको याद कर सकें अच्छे से, इन रूल्स को हमें लर्न करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ट्रांजैक्शंस को लेकर के बार बार इनको अप्लाई करके देखना है कि किस रूल के हिसाब से हम इसको क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं। दोनों के रिजल्ट हमें लगभग सेम ही मिलेंगे, सिर्फ दोनों के जो पुराने तरीके हैं, इंग्लिश रूल्स हैं और अमेरिकन रूल्स हैं, बस फ़र्क इतना ही है कि वो प्राचीन है, वो थोड़े नए हैं, और दोनों का रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।